प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग यूपी बोर्ड सब्जेक्ट हमारा है सिविक्स और बोर्ड परीक्षा 2021-22 को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र को हल करेंगे। सर्वप्रथम हम बहुविकल्पी प्रश्नों को लेंगे जिनके लिए हमें 1 अंक मिलेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का अंक जो होगा वो 1 नंबर होगा। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से 1918 ईस्वी तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 ईस्वी में। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? तो विचारधाराओं का युद्ध। शीत युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1945 ईस्वी में। अमेरिकी गुट ने किस संगठन का निर्माण किया? तो सीटो, नाटो, वार्सा, यानी सभी गुटों का, सभी संगठनों का निर्माण किया। नाटो की स्थापना कब की गई? 1949 में, अप्रैल 1949 ईस्वी में। वार्सा संधि किस गुट की देन है? तो पूर्वी गुट की देन, यानी सोवियत संघ। कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो 4 व्यक्ति हैं, जिनमें से कर्नल नासिर, मार्शल टीटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापक सदस्यों में से हैं। और कौन नहीं है? तो विल्सन नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य क्या है? तो एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन नरम पड़ता जा रहा है क्योंकि गुट निरपेक्षता का विचार वैश्वीकरण के कारण अप्रासंगिक हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुट निरपेक्ष देश नहीं है? ब्रिटेन गुट निरपेक्ष देश नहीं है क्योंकि ये अमेरिकी गुट का सदस्य देश है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ अथवा गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कब पड़ी? तो बेलग्रेड 1961 ईस्वी में पहला सम्मेलन हुआ। शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः संबंधित था, किससे संबंधित था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ से। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी 2 महाशक्तियों का उदय हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अब आइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनके लिए हमें प्रत्येक क्वेश्चन को हल करने पर 2 अंक मिलेंगे। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि का उल्लेख कीजिए। तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी तक चला, जिसमें संपूर्ण विश्व को हानि हुई। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला, जिसमें यूरोप के साथ एशिया के कई देश भी शामिल थे। 5 ऐसे देशों के नाम बताइए जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हो गए। तो भारत, घाना, इंडोनेशिया, श्रीलंका एवं जिम्बाब्वे ऐसे देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के बंधन से मुक्त हो गए। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? तो शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता, किंतु युद्ध जैसी स्थिति लगातार बनी रहती है। शीत युद्ध के काल में भारत दोनों महाशक्तियों के कैंपों में से किसी एक में भी सम्मिलित क्यों नहीं हुआ, अथवा भारत नाटो अथवा सीटो का सदस्य क्यों नहीं बना? कह रहे हैं कि भारत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने एवं अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए ही वह किसी भी कैंप में शामिल नहीं हुआ। भारत नाटो अथवा सीटो का सदस्य इसलिए नहीं बना क्योंकि भारत गुट निरपेक्षता की नीति में विश्वास रखता था। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दायरों से क्या अभिप्राय है? किन्हीं 2 दायरों का उल्लेख कीजिए। तो शीत युद्ध के दायरों से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों का परस्पर विरोधी कैंपों में बंट जाना,
तथा उनके मध्य तनाव एवं युद्ध की स्थिति उत्पन्न होना है। ऐसे कैंपों के दो दायरे निम्नलिखित हैं। पहला, अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो संगठन, दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट। कोई दो कारण दीजिए कि छोटे देशों ने शीत युद्ध की मैत्री संधियों में महाशक्तियों के साथ अपने आप को क्यों जोड़ा। तो छोटे देशों ने निम्नलिखित कारणों के चलते अपने आप को मैत्री संधियों में महाशक्तियों के साथ जोड़ा। पहला, अपने आर्थिक विकास संबंधित हितों की पूर्ति की जा सके, और दूसरा, देश की बाह्य सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हो सके। अगला क्वेश्चन है, मार्शल योजना से क्या अभिप्राय है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में आर्थिक सहायता करना ही मार्शल योजना है। क्या कह रहा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में आर्थिक सहायता करना ही मार्शल योजना है। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्वी गठबंधन का नाम क्या था। तो सोवियत संघ के परिणाम स्वरूप पश्चिमी गठबंधन ने नाटो की स्थापना की। इसके जवाब में पूर्वी गठबंधन अर्थात सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा संधि की स्थापना की। वार्सा संधि का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी गुट द्वारा स्थापित नाटो में शामिल सभी सदस्य देशों का यूरोप में सामना करना। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच वर्ष 1950 से 53 और वर्ष 1962 में हुई किन दो मुठभेड़ों का उल्लेख कीजिए। करा, किन्हीं दो मुठभेड़ों का उल्लेख कीजिए। तो महाशक्तियों के बीच दो मुठभेड़ निम्नलिखित है। जून 1950 को उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया, जिससे शीत युद्ध ने अल्पकाल के लिए सशस्त्र युद्ध का रूप धारण कर लिया। दूसरा, वर्ष 1961 के बर्लिन की दीवार संकट ने अमेरिका व सोवियत संघ को युद्ध के पास खड़ा कर दिया। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध की समाप्ति के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। पहला प्रभाव है, सोवियत संघ का विघटन हो गया एवं नए देशों का उदय हुआ। दूसरा, पूंजीवादी देशों का वर्चस्व स्थापित होने लगा। तीसरा, जर्मनी का एकीकरण भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन से क्या अभिप्राय है। किसी भी आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए युद्ध की स्थिति पर अपने संभावित शत्रु से टक्कर लेने के लिए पहले ही अन्य राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त करके उसे अपने पक्ष में बनाए रखना शक्ति संतुलन कहलाता है। शीत युद्ध की किन्हीं दो सैन्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो दो विशेषता इस प्रकार से, दोनों महाशक्तियों तथा उनके साथ संलग्न देशों से उत्तरदायी एवं तर्क संगत व्यवहार की अपेक्षा की गई ताकि विश्व युद्ध ना हो सके। शीत युद्ध के युग में महाशक्तियों के युद्ध के कारण अत्यधिक विनाश की संभावना हो सकती थी। सोवियत संघ नेतृत्व वाले गठबंधन की विचारधारा किस प्रकार की थी। तो सोवियत संघ नेतृत्व वाले गठबंधन की विचारधारा साम्यवादी थी, जिसका उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना था। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय का नाम बताइए जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे एवं उन दो कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके चलते 9 स्वतंत्र देशों ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। तो भारतीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 9 स्वतंत्र देशों ने गुटनिरपेक्षता नीति का अनुसरण निम्न कारण हेतु किया। पहला, सैनिक गुटों से दूरी बनाए रखने एवं विश्व शांति को बढ़ावा देने हेतु। देश का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पुनर्निर्माण करने हेतु। अगला क्वेश्चन है, क्या आपकी दृष्टि में नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था मात्र विचार रही अथवा यह कभी साकार भी हुई। उत्तर, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के द्वारा अल्प विकसित अथवा नव स्वतंत्र देशों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया था। यह व्यवस्था साकार भी हुई क्योंकि इससे अल्प विकसित देशों
कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़े। विश्व बैंक जैसे आर्थिक संस्थानों ने ऐसे देशों को आर्थिक सहायता दी। अगला क्वेश्चन है 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने कौन से दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो कह रहा कि दो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और दूसरा परमाणु अप्रसार संधि। लघु क्वेश्चन जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 नंबर मिलेंगे। मार्शल योजना ने किस प्रकार यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के गठन का रास्ता साफ किया? उत्तर, वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध ने यूरोप के देशों में मेल मिलाप को बढ़ावा दिया। इसी समय अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में व्यापक स्तर पर सहायता की। यही सहायता मार्शल योजना कहलाई। इसके अनुसार वर्ष 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। ये ऐसा संगठन था जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की सहायता करना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी दो महाशक्तियों के नाम लिखिए। विश्व एकल ध्रुवीय कब बना? तो शीत युद्ध के लिए मुख्यतः दो महाशक्तियां उत्तरदायी थी, पहले अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों को मिलाकर पश्चिमी गठबंधन बनाया तथा पश्चिमी गठबंधन ने अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना की। इसमें 12 देश शामिल थे। तो दूसरी तरफ सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के देशों को मिलाकर पूर्वी गठबंधन बनाया तथा इसने वर्ष 1955 में वार्सा संधि की स्थापना की। वर्ष 1990 के पश्चात सोवियत संघ के विघटन के परिणामस्वरूप द्विध्रुवीयता का अंत एवं एकल ध्रुवीय का आरंभ हुआ। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी एवं पश्चिमी गठबंधनों की व्यवस्था कीजिए। यूरोप के दो देशों के नाम लिखिए जो इनमें से किसी गठबंधन के सदस्य नहीं थे। तो भारत और नेपाल ये किसी भी गुट में नहीं शामिल थे और श्रीलंका भी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां छोटे देशों पर अपना नियंत्रण क्यों बनाए रखना चाहती थी? तो दोनों महाशक्तियां विश्व में अपने अपने प्रभाव के विस्तार हेतु प्रयासरत थी। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। छोटे देश तेल एवं खनिज संसाधनों से भरपूर थे। हथियार व सेना संचालन के लिए तथा भू क्षेत्र का उपयोग करने के लिए, एक दूसरे की गुप्त सूचना प्राप्त करने के लिए, आर्थिक सहायता अर्थात सैन्य खर्च वहन करने में सहायक सिद्ध हो सकते थे। शीत युद्ध के काल में किन दो विचारधाराओं में तनाव चल रहा था और क्यों? शीत युद्ध के दौर में दो विचारधाराओं में तनाव चल रहा था, जिसमें प्रथम उदारवादी लोकतंत्र एवं पूंजीवादी विचारधारा थी, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। दूसरी विचारधारा समाजवाद तथा साम्यवाद की थी, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। इस संघर्ष का उद्देश्य विश्व में अपनी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ विचारधारा के रूप में स्थापित करना था। शीत युद्ध के काल में अवरोध की स्थिति ने युद्ध तो रोका, परंतु महाशक्तियों के मध्य प्रतिद्वंद्विता को क्यों नहीं रोक सकी? शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां इस बात से परिचित थी कि आपसी युद्ध जोखिम से भरा हुआ है, क्योंकि दोनों के पास पर्याप्त मात्रा में परमाणु हथियार थे। इसलिए युद्ध तो नहीं हो पाया, किंतु दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता बनी रही। इसका मुख्य कारण दोनों महाशक्तियों की अलग अलग विचारधारा का होना था। इसलिए दोनों ने अपने को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने की दिशा में छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभुत्व जमाने हेतु संघर्ष जारी रखा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु अस्त्रों के होने के बाद भी महाशक्तियों को एक दूसरे के विरुद्ध पूर्ण युद्ध छेड़ने से कौन रोकता है? दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे, फिर भी वे एक दूसरे से युद्ध छेड़ने से बचते रहते थे,
क्योंकि परमाणु बम से होने वाली विध्वंसक क्षति को कोई भी राष्ट्र सहन नहीं कर सकता था। दो विश्व युद्धों से हुई हानि से दोनों महाशक्तियां भली भांति परिचित थी, इसलिए वे विध्वंस से बचना चाहते थे। शक्ति के संतुलन होने के कारण ये राष्ट्र कभी भी युद्ध नहीं चाहते थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 4 संस्थापकों तथा उनके देशों के नाम लिखिए। तो 4 देश हैं: पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत, जोसेफ ब्राज टिटो यूगोस्लाविया, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र और सुकर्णो इंडोनेशिया। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता या बराबर दूरी नहीं है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? गुटनिरपेक्षता किस प्रकार बराबर दूरी अथवा तटस्थता से भिन्न है का अर्थ मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना है। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। यद्यपि विभिन्न कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए, इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को टालने के लिए काम किया और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए हैं। प्रत्येक प्रतिस्पर्धा गुट से कम 3 देशों की पहचान करें। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। इन दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए कई प्रयास किए। इन 2 महाशक्तियों के अतिरिक्त तीसरा गुट भी स्थापित हुआ जो वैश्विक शांति के लिए जाना गया। प्रतिस्पर्धा गुट से संबंधित 3 गुट इस प्रकार से: सोवियत संघ, जिसको हम साम्यवादी गुट कहते हैं, इसके सदस्य देश के समर्थक देश थे उत्तरी कोरिया, पोलैंड, चीन। अमेरिका, जो कि पूंजीवादी देश कहलाता है, इसके समर्थक थे जापान, फ्रांस, ब्रिटेन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत, यूगोस्लाविया, घाना में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास का परीक्षण कीजिए। तो गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय किसी देश अथवा राष्ट्र का अन्य बहुत से देशों द्वारा बनाए गए सैनिक गुटों में शामिल न होने से है। इस नीति को अपनाने वाला राष्ट्र अपने लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करता है तथा वह किसी एक के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास का परीक्षण: वर्ष 1956 में भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो एवं मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने बैठक की, जिसका समर्थन इंडोनेशिया के सुकर्णो एवं घाना के वामे नक्रुमा जैसे नेताओं ने किया। आगे चलकर यही 5 देशों एवं नेता इस आंदोलन के संस्थापक बने। 1961 में बेलग्रेड से पहला गुटनिरपेक्ष